स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी अगर हो या कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, साथ ही अगर कोई क्वेश्चन पूछना भी हो तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेझिझक वहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है समूह व्यवहार को परिभाषित करना है। ठीक है, यानी जो ग्रुप बिहेवियर होता है उसी को परिभाषित करना है। तो समूह व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो समाजशास्त्र की एक शाखा के अंतर्गत करते हैं जिसे हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान बोलते हैं। समूह व्यवहार का जो अध्ययन होता है यानी स्टडी जो होता है वो सोशियोलॉजी की एक ब्रांच सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। समूह व्यवहार में समूह, पीर, श्रोता एवं अन्य सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थात ये बोलें कि समूह, पीर, श्रोता एवं अन्य सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन ही समूह व्यवहार कहलाता है। ठीक है, जो कि एक समाजशास्त्र की शाखा सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत समूह व्यवहार का स्टडी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है समूह मनोबल यानी ग्रुप मोरल। ठीक है, मोरल का अर्थ जानते हैं हम लोग, मनोबल के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो अभी का जो क्वेश्चन है वो समूह मनोबल है। पिछला जो क्वेश्चन था ऊपर हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन आज का देखा वो था समूह व्यवहार। अभी का जो क्वेश्चन है वो है समूह मनोबल यानी ग्रुप मोरल। प्रत्येक समूह में नेतृत्व का होना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक कैप्टन होता है जो लीड करता है। प्रत्येक समूह का एक नेता होता है, जैसे मैंने बताया, जिस पर नेतृत्व का टोटल भार होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी कि प्रत्येक ग्रुप का एक लीडर होता है और वही जो होता है वो फ्रंट से लीड करता है अपने ग्रुप का। समूह की एकता, सुदृढ़ता एवं समूह व्यवहार के लिए यह नेतृत्व ही जिम्मेवार होती है और यही तत्व समूह के लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों के लिए उत्तरदायी जो होता है वो समूह का जो लीडर होता है वही इसका मेन उत्तरदायी होता है। ठीक है, साथ ही वह नेतृत्व भी जो होता है वो अपने जिम्मेवारी के अनुसार ही करता है। प्रत्येक समूह के निर्माण के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य तथा कार्यक्रम होते हैं। समूह के सदस्यों में चिंतन, अनुभव तथा क्रियाओं में समानता होती है। ठीक है, यानी क्या काम कर रहे हैं उसके प्रति चिंतन, उसके प्रति क्या अनुभव उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने क्या क्रिया किया, इस सब में उनका समानता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये होता है समूह मनोबल, जिसमें एक लीडर होता है जो कि अपने समूह को फ्रंट से आके लीड करता है। ठीक है, साथ ही वो सारी क्रियाओं के लिए खुद जिम्मेवार होता है और उत्तरदायी भी होता है। साथ ही समूह के जो भी अन्य सदस्य हैं उनका चिंतन, अनुभव और क्रिया जो होती हैं वो समान होती हैं। तो ये होता है ग्रुप मोरल। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में अंतर। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि प्राथमिक समूह क्या होता है और द्वितीयक समूह क्या होता है। ठीक है, अगर आपने उसको मिस किया है तो जाके हमारे प्ले लिस्ट से जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप जाके और उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है उसका अंतर हम लोग देखेंगे। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर होता है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्राथमिक समूह जो होती है उसमें आमने सामने की घनिष्ठता, संबंध एवं सहयोग की विशेषता होती है। ठीक है, प्राथमिक समूह जो होता है उसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग की विशेषता होती है। साथ ही द्वितीयक समूह में जो होता है वह घनिष्ठ संबंधों में कमी होती है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, प्राथमिक समूह का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कल भी वीडियो में भी हमने ये बात को बताया था। ठीक है, साथ ही द्वितीयक समूह में इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है प्राथमिक समूह की अपेक्षा। साथ ही अगर इसका आकार छोटा है प्राथमिक समूह का तो निश्चित तौर पे इनमें सदस्यों की भी संख्या कम होगी। द्वितीयक समूह जो होता है उनका आकार बड़ा होता है, अतः उनमें सदस्यों की भी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इसमें संबंधों में स्थिरता और निरंतरता पाई जाती है प्राथमिक समूह में, लेकिन जो द्वितीयक समूह होता है उसमें स्थिरता एवं निरंतरता का अभाव होता है। साथ ही अगर बात किया जाए प्राथमिक समूह का तो प्राथमिक समूह जो होते हैं वो सरल होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह जो होते हैं वो जटिल होते हैं। साथ ही प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है और द्वितीयक समूह में जो होती है वो हम की भावना का अभाव होता है। अगर हम की भावना का आशय आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट से जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि हम का भावना और बी की भावना क्या होती है। ठीक है, साथ ही अगर बात किया जाए प्राथमिक समूह का तो इसमें
संबंध जो होते हैं वो प्रत्यक्ष और अनौपचारिक होते हैं। साथ ही अगर बात किया जाए द्वितीयक समूह का, तो इसमें जो संबंध होते हैं वो अप्रत्यक्ष और औपचारिक होते हैं। ठीक है। साथ ही प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत संबंध इच्छा अनुसार स्थापित होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में ये अपने उद्देश्य या कार्य की पूर्ति के लिए ही स्थापित किया जाता है। साथ ही प्राथमिक समूह जो होते हैं वो स्थानीय होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं। साथ ही प्राथमिक समूह जो होते हैं वो सामूहिक तथा व्यक्तिगत नियंत्रण पाया जाता है इसमें, लेकिन द्वितीयक समूह में ये नियंत्रण नहीं पाया जाता है। प्राथमिक संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता होती है, लेकिन द्वितीय में स्वार्थ होता है या फिर इनमें घनिष्ठता का अभाव होता है। साथ ही प्राथमिक जो समूह होता है उसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, यानी आपसी जो संबंध होता है वो व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे नहीं होता है। साथ ही अगर बात किया जाए प्राथमिक समूह का, तो ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूहों की अधिकता होती है। ठीक है, जो भी हम लोग का रूरल एरिया है वहाँ पे प्राथमिक समूह ही मेनली पाया जाता है, लेकिन अगर अर्बन एरिया का बात किया जाए तो वहाँ पे द्वितीयक जो समूह होते हैं उनकी अधिकता होती है। ठीक है, अगर मन है या फिर कोई उद्देश्य है या फिर कोई लालच या स्वार्थ है तब जाके हम अगले पर्सन से बात करते हैं, अन्यथा हम उससे बात नहीं करते हैं या उससे संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों का जो संबंध होता है वो फिर निस्वार्थ होता है। ठीक है, स्वार्थ होता है लेकिन उतना भी नहीं होता है जितना कि अभी जो मॉडर्न जो है उसमें शहरी जो इलाके हैं वहाँ पे जितना संबंध ऐसे होता है स्वार्थ के रूप में, वैसा संबंध प्राथमिक समूह में नहीं देखने को मिलता है। साथ ही प्राथमिक समूहों के उद्देश्यों में समानता और सामंजस्य पाए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समूहों में इनमें कोई भी सामंजस्य या फिर समानता नहीं पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्राथमिक को अगर लिया जाए तो उसमें गांव हो गया, परिवार हो गया, या पड़ोस या खेल समूह हो गया, ये सब में प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल मिलता है। लेकिन अगर बात किया जाए राजनीतिक दल का, नगर, राष्ट्र, सेना इत्यादि का, तो इसमें जो है वो द्वितीयक समूह के गुण पाए जाते हैं। हो गया प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत में प्रमुख सामाजिक समस्याएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो बहुत सारी हमारे देश में समस्याएं विद्यमान है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, इन सब जो है बहुत सारी जो है वो हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो समस्याएं हैं वो हमारे समाज को धीरे धीरे हानि ही पहुंचा रही है। ठीक है, अगर इनमें कुछ निवारण न किया जाए, इनका समस्या का समाधान न किया जाए, ठीक है, या फिर समझ के इनका निवारण न किया जाए, तो ये जो होती हैं विकराल रूप धारण कर लेंगी। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो कि हमारे देश को खाए जा रही हैं। ठीक है, या फिर विद्यमान है। तो पहला हमने बताया भी कि इसका डॉरी हो गया यानी दहेज प्रथा, साथ ही प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति, साथ ही बाल अपराध यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, क्राइम हो गया, करप्शन, कास्टिज्म, कम्युनिज्म, साथ ही ड्रग्स एडिक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, साथ ही पॉवर्टी यानी निर्धनता, साथ ही अनमैरिड मदर यानी अविवाहित माताएं, हैंडीकैप्ड सिटीजन या डिजेबिलिटी यानी विकलांगता, साथ ही स्लम्स यानी गंदी बस्तियां, साथ ही इलिटरेसी यानी निरक्षरता, साथ ही एल्कोहलिज्म, पॉवर्टी यानी निर्धनता, साथ ही एड्स, रूरल इंडेबटेंस यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता, साथ ही चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एब्यूज़ और जेंडर इनइक्वलिटी जो होता है, ये जो हमारे देश की सामाजिक समस्याएं अभी भी विद्यमान है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। दहेज प्रथा जो आमतौर पे दहेज लिया या दिया जाता है तो वो हो गया। वेश्यावृत्ति जो हो गया, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनाता है लोग, ठीक है, स्वार्थ की भावना से, जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, जैसे एड्स वगैरह फैलते जा रहा है। ठीक है, साथ ही बाल अपराध जो बाल गरीबी के कारण हो गया या फिर निर्धनता के कारण अगर बाल अपराध हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं वो अपराध करते हैं, तो ऐसे। साथ ही अपराध जो बढ़ रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी या फिर सामाजिक समस्याएं बढ़ेगी, ठीक है, या निर्धनता या बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा। साथ ही करप्शन जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा विद्यमान है। जातिवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। साथ ही सांप्रदायिकता, ठीक है, जिसे हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है, ये भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। साथ ही किसी भी प्रकार का ड्रग्स एडिक्शन यानी किसी मादक पदार्थ का सेवन करना, उसका आदी हो जाना या उसका व्यसन में लग जाना, एडिक्ट हो जाना। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उनके खाने रहने इन सब के लिए आवश्यकता का अगर पूर्ति नहीं होगा तो बेरोजगारी ये एक बहुत बड़ा कारक हो जाती है सामाजिक समस्या का।
साथ ही निर्धनता, अविवाहित माताएं, ठीक है, आमतौर पे अभी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप का अपना रहा है लोग, ठीक है, तो इसके कारण भी अविवाहित बिना विवाह किए ही माताएं बन जा रही हैं। साथ ही विकलांगता, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर अपंग हो जा रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या का रूप ले रहा है। साथ ही गरीबी के कारण गंदी बस्तियाँ और इलिटरेसी यानी बिना पढ़े लिखे आदमी, ठीक है, साथ ही मद्यपान, जैसे कि ऊपर ड्रग्स एडिक्शन में भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही निर्धनता, साथ ही एड्स, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, जैसे कि आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते हैं वो ऋण लेके और अपना जीवन बसर करते हैं, तो वो हो गया। साथ ही बाल श्रम, ठीक है, गरीबी या निर्धनता के कारण या फिर किसी भी कारणवश अगर वो बाल जो है यानी बालक जो है वो काम वगैरह कर रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। साथ ही बाल शोषण यानी चाइल्ड एब्यूज वगैरह हो गया, बाल दुराचार। साथ ही लैंगिक जो असमानता होती है यानी जेंडर इनइक्वलिटी, वो भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दहेज प्रथा, ठीक है, जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा था उसको हम लोग बारी बारी से और उसको देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे हम लोग। तो आज जो बारी है, जो सबसे पहले जो था वो सबसे बड़ी हमारी देश की सामाजिक समस्या जो बनी हुई है वो है दहेज प्रथा यानी डॉरी। तो ये जो है वो भारतीय संस्कृति में अन्नदान, विद्यादान, जीवन दान आदि का महत्व दिया गया है। इसके साथ ही कन्यादान भी प्रमुख दान माना जाता है। माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार विवाह के समय कन्या को आभूषण, वस्त्र व आवश्यक वस्तुएं देते थे, जिससे कि कन्या को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय समुचित सहायता मिल जाए। जहां प्रारंभ में दहेज स्वैच्छिक था, धीरे धीरे यह आवश्यक हो गया, ठीक है। अभी आमतौर पर आप लोग भी देखते होंगे कि जो लड़के पक्ष हैं वो भी डिमांड करते हैं, ठीक है, कि मुझे इतना ही चाहिए, तो वो हो गया दहेज, ठीक है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि दहेज तो लिया जाता है, ठीक है, लेकिन लड़की पक्ष वाले भी दहेज लेने से मुकरते नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि दहेज वो लोग कैसे लेते हैं, तो बेरोजगार से कोई शादी नहीं करना चाहता है, ठीक है। वे लोग वो भी चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट में है यानी रोजगार अगर है तो ही शादी हो, नहीं तो नहीं होता है बेरोजगार से शादी, ठीक है। मैं इस दोनों के खिलाफ हूँ, ठीक है। पर्सनली अगर बात करें तो ये दोनों ही समाज के लिए हानिकारक है। साथ ही फलस्वरूप कन्या का जो है जन्म ही अशुभ माने जाने लगा, ठीक है, चूँकि दहेज जो है वो पहले स्वैच्छिक था, बाद में इसको आवश्यक कर दिया गया, इसीलिए हमारे समाज में कन्या का जन्म ही अशुभ माना जाने लगा, ठीक है। और इसी कारण जो है भ्रूण हत्याएं होने लगी। अब दहेज माता पिता के लिए एक बोझ बन गया है। वर्तमान समय में दहेज प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसके कारण नारी समाज के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जैसे लैंगिक असमानता वगैरह किया जाता है। कन्या का विवाह अब एक विकट समस्या बन गई है। राज दहेज जो है एक प्रकार का सौदा हो गया है, ठीक है, यानी पैसे देकर और बढ़िया से नर का चयन करना, ये समस्या है वो विकराल रूप ले रही है, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या है, यानी डॉरी जो सिस्टम है उसके कारण क्या क्या है। तो पहला, जीवन साथी चुनने का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। दूसरा, शिक्षित, प्रतिष्ठित एवं योग्य वर्ग की तलाश, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी, ठीक है, चूँकि मैं दोनों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये भी है कि जो लड़की पक्ष वाले होते हैं वो नर का जो चुनाव होता है यानी लड़के का जो चुनाव करना होता है उनमें वे लोग शिक्षित, प्रतिष्ठित और योग्य वर्ग ही तलाशते हैं, ठीक है। बेरोजगार वगैरह से कोई शादी करना नहीं चाहता है, तो इसके कारण भी एक दहेज का कारण बनती है। साथ ही बाल विवाह, लड़कियों के विवाह की अनिवार्यता, साथ ही दहेज देने की सामाजिक परंपरा, धन का महत्व, दहेज को प्रतिष्ठा से जोड़ना, यानी जितना ज़्यादा दहेज उतना ज़्यादा प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, ये भी माना जाता है। साथ ही स्त्रियों का निम्न सामाजिक स्तर, जैसे इनइक्वलिटी, जैसे मैंने ऊपर बताया भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही स्त्री शिक्षा को कमी भी ये बहुत बड़ा कारण बनती है दहेज प्रथा के कारण का। साथ ही भौतिकवादी दृष्टिकोण, ठीक है, ये भी एक कारण है दहेज के प्रथा का बनने का। आगे बढ़ते हैं, अगला है दहेज प्रथा की बुराइयां। तो पहला, माता पिता पे ऋण बढ़ेगा, यानी उसमें बढ़ती हुई मांगों को यानी दहेज के मांगों को पूरा करने के लिए वे लोग कहीं ना कहीं से ऋण या लोन वगैरह लेंगे, तो वो एक हो गया। दूसरा, बेमेल शादी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लड़का जो है वो योग्य ही मिल जाए, ठीक है, तो इस कारण से बेमेल विवाह करना पड़ता है। थी पेनफुल मैरिटल लाइफ हो जाता है, यानी कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन। अगर बेमेल विवाह हो तो उस समय जो जीवन होता है वो अच्छा नहीं बीतता है। या फिर अगर पर्याप्त दहेज न दिया जाए तो उसके कारण भी लड़कियों को अपने ससुराल में काफ़ी कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। साथ ही आत्महत्याएं और कन्या भ्रूण हत्याएं, ये भी जो है वो विकराल रूप ले रही हैं, ठीक है, इस डॉरी के कारण यानी दहेज प्रथा के कारण।
आगे बढ़ते हैं, अगला है दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपाय। ठीक है, यानी क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इसको रोका या पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए 20 मई 1961 में केंद्र सरकार यानी भारत की जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने दहेज निषेध अधिनियम यानी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पारित किया था। साथ ही 1984 व 1986 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए थे। इस अधिनियम में दहेज लेना व देना दोनों अपराध माने जाते हैं। साथ ही बाल विवाह पर रोक व विवाह की न्यूनतम उम्र जो है लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष की गई थी, लेकिन अभी जो है हाल ही में 2021 में इसको बढ़ा के लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष, लड़कों की जो है वो 24 वर्ष की गई है। साथ ही अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, युवक युवतियों को आत्मनिर्भर होने पर विवाह का प्रावधान, साथ ही स्त्री शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, दहेज लेने व देने व उसको बढ़ा देने वाले का सामाजिक बहिष्कार और दहेज विरोधी स्वस्थ जनमत तैयार करना, ये भी जो है वो दहेज प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वेश्यावृत्ति। ठीक है, दूसरा था वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, वेश्यावृत्ति जो होती है वो स्त्रियों की एक प्रमुख सामाजिक बुराई है जो अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वेश्यावृत्ति यौन तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना जाता है। वेश्यावृत्ति अवैध यौन संबंधों पर आधारित कमाने का एक तरीका और आजीविका का साधन है। इस प्राचीन व्यवसाय का वर्तमान में व्यापारीकरण हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने जब ऊपर बता रहे थे सामाजिक में जो भी अभिव्याप्त हैं कुरीतियाँ, उसके भी बारे में, तो उसमें भी मैंने प्रोस्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जिसमें बताया था कि ये एक व्यापारीकरण का एक साधन हो गया है। ठीक है, ये समाज में बहुत समय से आ रही है, लेकिन अभी जो है इसका व्यापारीकरण कर दिया गया है। ठीक है, यह व्यापारीकरण हो गया है। अब इसके कारण क्या क्या है, तो पहला मेन कारण है वो है पुरुषों का यौन इच्छा, जो है स्त्रियों की यौन इच्छा। ठीक है, तीसरा जो है विधवा विवाह का अभाव, यानी जो विधवा हो रही हैं उनका फिर से विवाह करने का अभाव। साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन क्रिया पर बल, परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं का पुरुषों पर आश्रित होना, जीवन स्तर का ऊंचा उठाने की इच्छा, साथ ही वैवाहिक जीवन में तनाव, देरी से विवाह होना, परिवार से लंबे समय तक दूरी रहना, सुख समृद्धि युक्त आरामदायक जीवन यापन की लालसा यानी कार्विंग ऑफ हाई प्रोफाइल लिविंग, साथ ही भौतिक सुख की प्राप्ति हेतु एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ यानी कंपटीशन, साथ ही उचित मार्गदर्शन का मिलना और नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये सब जो है इसके कारण है प्रोस्टिट्यूशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम, यानी क्या क्या है इसके कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन के, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, व्यक्ति और समाज का नैतिक अधपतन हो जाता है। साथ ही व्यक्तिगत जो होता है वो भी विघटन होता है, पारिवारिक विघटन होता है, समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास, दुराचार व अनैतिकता का बढ़ावा देना, साथ ही ड्रिंकिंग, जुआ, चोरी, डकैती, हत्या आदि अपराध का प्रोत्साहन, महिलाओं का शारीरिक व मानसिक शक्ति का दुरुपयोग, महिलाओं के व्यक्तित्व का कुंठाग्रस्त हो जाना, अवैध संतानों की उत्पत्ति की समस्या, एड्स और संचारी रोग यानी एसटीडी के प्रसार में वृद्धि। ठीक है, तो ये हो गए इसके जो वेश्यावृत्ति है उसके कारण उत्पन्न होने वाले कुछ समस्याएं। आगे बढ़ते हैं, अगला है वेश्यावृत्ति नियंत्रण के उपाय, यानी क्या क्या कंट्रोल करने के उपाय हैं प्रोस्टिट्यूशन के, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, आर्थिक समस्याओं से ग्रसित महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु विकल्प उपलब्ध कराना ताकि वे वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर न हो। ठीक है, साथ ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें स्वयं की आजीविका उपलब्ध कराने की कोशिश करना, साथ ही वेश्यावृत्ति को छोड़ने वाली महिलाओं के लिए आवासीय, सामाजिक, आर्थिक व पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराना, स्कूल व कॉलेज में यौन शिक्षा का अनिवार्य होना ताकि विद्यार्थियों को यौन संबंधित अच्छाइयाँ व बुराइयों का पता चल सके, साथ ही कानूनों का कड़ा होना ताकि किसी को भी जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने वाले को कड़ी सजा मिल सके, ये भी प्रावधान जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कंट्रोल करने के उपाय। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह के सवाल पूछना चाहते हैं या हमारे साथ कम्युनिकेट होना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक मौजूद है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का, आप लोग उस पर जाके और हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।